हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति जाला और आज मैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के बारे में बात करूंगी। इस वीडियो को स्पेसिफिकली जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हो फिर भी कोई एक्ट जानने में तो बुराई है नहीं। इस वीडियो में मैंने बेयर एक्ट के हर एक सेक्शन को डिटेल में डील किया हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप बेयर एक्ट साथ में लेके बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। इस एक्ट का एनेक्टमेंट डेट है 16 मई 1958। एक एनेक्टमेंट डेट वो होता है जिस दिन किसी बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है। प्रेसिडेंशियल असेंट जिस दिन मिलता है उस डेट को कहते हैं एनेक्टमेंट डेट। एक बिल जो है वो प्रेसिडेंट के असेंट के बाद एक्ट बन जाता है। अब यूजुअली जो भी एक्ट का हेडिंग है उसके नीचे स्क्वायर ब्रैकेट में इस डेट को दिया गया होता है। इस एक्ट के लिए एनफोर्समेंट डेट हर एक स्टेट का अलग अलग है, तो आप अपने स्टेट का एनफोर्समेंट डेट देख लीजिएगा। इसका एक्ट नंबर है 20 और सेक्शन है 19। तो बहुत ही सिली ट्रिक है, लेकिन याद रखने के लिए 19-20 याद रख सकते हैं। दूसरा कि एनेक्टमेंट डेट का जो भी ईयर है वो ही ईयर एक्ट नंबर के पीछे भी आता है यूजुअली, एंड एक्ट के नेम के पीछे भी वही साल आता है। ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया, एंड इसका रूल मेकिंग पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें 19 सेक्शंस है टोटल। ये ब्रीफ है कि हर सेक्शन में क्या क्या दिया गया है। सेक्शन 1 में दिया है टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट, जो हमने ऑलरेडी देखा। सेक्शन 2 में दिया है डेफिनेशन। सेक्शन 3 और 4 इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों ही रिलीज की बात करता है। ये एडमोनिशन पे रिलीज की बात करता है सेक्शन 3, और सेक्शन 4 गुड कंडक्ट पे रिलीज की बात करता है। फिर सेक्शन 5 बात करता है पावर टू रिक्वायर टू पे कंपेंसेशन एंड कॉस्ट। जिनको छोड़ा गया हुआ है एडमोनिशन के बाद या गुड कंडक्ट के बाद, तो उनको कंपेंसेशन देना है या कॉस्ट देना है। इसका पावर कोर्ट के पास है सेक्शन 5 के अंडर। सेक्शन 6 बात करता है रिस्ट्रिक्शन की, कि 21 साल से कम के ऑफेंडर को आप इम्प्रिजन नहीं करेंगे। सेक्शन 7 कहता है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। सेक्शन 8 और 9 दोनों ही बात करता है कंडीशंस की। सेक्शन 8 कहता है कि कंडीशंस में अगर कुछ वेरिएशन करना है तो कैसे और कब करेंगे, और सेक्शन 9 कहता है कि मान लीजिए कि जिनको छोड़ा गया है प्रोबेशन पे वो कंडीशंस नहीं मान रहे या उसका ब्रीच कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा वो कहता है सेक्शन 9। सेक्शन 10 श्योरिटीज की बात करता है। ये बेसिकली सिर्फ इतना कहता है कि सीआरपीसी बीएनएसएस का जो भी श्योरिटीज के प्रोविजन है वो इसके अंडर भी अप्लाई होगा। सेक्शन 11 अपील एंड रिवीजन की बात करता है। सेक्शन 12 बात करता है रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सेक्शन 13 बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर्स की, कि एक प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, उसे कौन अपॉइंट करता है वगैरह, उसकी ड्यूटीज क्या है वो सेक्शन 14 बात करता है, और वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, ये कहता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 प्रोटेक्शन ऑफ गुड फेथ की बात करता है, जो हम कई सारे एक्ट्स में देखते आए हैं कि अगर किसी ने गुड फेथ में कोई एक्शन किया है तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। सेक्शन 17 हमने ऑलरेडी देखा, पावर टू मेक रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 18 सेविंग्स की बात करता है, और सेक्शन 19 बात करता है कि कौन सा सेक्शन बीएनएसएस का सर्टेन केसेस में अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहला है सेक्शन 2, जो बात करता है डेफिनेशन की। सिर्फ 4 डेफिनेशन है और उसमें भी ज्यादा खास डेफिनेशन नहीं है। 2A जो है वो बात करता है कोड की। कोड का मतलब है सीआरपीसी। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इस एक्ट में दिया है कि सीआरपीसी 1898, अब वो निकल के 1973 हो गया था, लेकिन अब 1973 निकल के बीएनएसएस आ गया है, तो कोड का मतलब बीएनएसएस। ओके। फिर 2B कहता है कि एक प्रोबेशनर ऑफिसर कौन होता है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब वो ऑफिसर जिसको सेक्शन 13 के अंदर अपॉइंट किया गया है। तो अगर आपको एग्जाम में मीनिंग पूछ रहे हैं प्रोबेशन ऑफिसर का, तो और 2B ऑप्शन दिया है तो आप उस पर ही टिक करिएगा। 2C बात करता है प्रिस्क्राइब्ड की। ये हमने देखा था, ये भी ऑलमोस्ट हर एक्ट में दिया ही गया है कि प्रिस्क्राइब का मतलब है प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। एंड डी ये कहता है कि ऐसे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जिसका मतलब इस एक्ट में नहीं दिया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, उसका मतलब आप सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस के हिसाब से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो ए बात करता है कोड की, बी बात करता है प्रोबेशनर ऑफिसर की, सी बात करता है प्रिस्क्राइब्ड की, और डी बात करता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की। तो ये जो ए और बी है वो थोड़े से ध्यान में रखने हैं हमें। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 कहता है पावर ऑफ कोर्ट to release certain offenders after admonition.
एडमोनिशन का मतलब ये होता है कि किसी को डांट के वार्निंग दे के छोड़ देना। अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ बात होती है ऑफेंडर्स की, ठीक है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स का मतलब है वो इंसान जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी ऑफेंस प्रूफ हो चुका है, उन्हें कन्विक्ट किया गया है, लेकिन उनके ऑफेंस को देख के या उनके कंडक्ट को देख के उन्हें जेल में से रिलीज किया जाता है, उसकी बात ये एक्ट करता है। सेक्शन 3 कहता है कि कब उसे डांट के वार्निंग देके छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसको गिल्टी माना गया है ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दीज सेक्शंस, ये जो सेक्शंस है ना, ये वाले आईपीसी के है, ग्रीन वाले बीएनएस के है, तो ये सेक्शंस बेसिकली डील करते हैं थेफ्ट और चीटिंग वगैरह से, ठीक है। तो अगर किसी ऑफेंडर को इन सेक्शंस के अंडर गिल्टी माना गया है, या तो फिर और ऐसा कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा की नहीं है, या फिर उसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, या फिर दोनों हो सकती है, तो इनमें से कोई भी एक केस में उन्हें डांट के छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके वो अक्यूज ना हो, वो अक्यूज्ड हो सकता है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है एक्सप्लेनेशन में कि अगर सेक्शन 3 और 4 का जो भी ऑर्डर है वो भी कंसिडर किया जाएगा एज प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। दोनों के बाद कोर्ट जो है उसको अगर ऐसा लग रहा है कि ऑफेंस का नेचर ऐसा है, केस का सर्कमस्टेंसेस ऐसा है, ऑफेंडर का कैरेक्टर ऐसा है, तो उसे डांट के वार्निंग देके छोड़ा जा सकता है। ये बात करता है सेक्शन 3। फिर आता है सेक्शन 4, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, इसका ये मतलब है कि किसी ऑफेंडर को ऑलरेडी पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट सुनाया गया है, ठीक है, वो जेल में है लेकिन उसका बर्ताव ऐसा बदल रहा है, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, उसमें चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के उसे प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। प्रोबेशन पे छोड़ना मतलब जेल में से बाहर निकल के नॉर्मल लाइफ जीने का वो जी सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। लेकिन कब, अब ये सेक्शन कब अप्लाई होता है, जब कोई ऑफेंडर गिल्टी माना गया है ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो, ओके, नॉट पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो तब उसे इस सेक्शन के अंदर छोड़ने के लिए सोचा जा सकता है। इसमें भी यही लिखा है कि केस का सर्कमस्टेंसेस क्या है, ऑफेंस का नेचर क्या है, ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है, ये सब देख के कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसे छोड़ना है या नहीं। इसके साथ साथ प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो भी रिपोर्ट है उसे भी कोर्ट नजर में रखेगी, कंसिडरेशन में लेगी व्हाइल डिसाइडिंग कि उसे छोड़ना है कि नहीं प्रोबेशन पे। एक बार डिसाइड किया कि छोड़ना है तो वो कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि उसको रिलीज किया जाए आफ्टर एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज, ठीक है, या तो श्योरिटीज के साथ या उसके बिना उसे बॉन्ड में एंटर होना है और उसे छोड़ दिया जाएगा। और उसे ये भी कहा जाएगा कि जब जब हम बुलाए तब तब आपको कोर्ट में आना है और अपना सेंटेंस रिसीव करना है। लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये जो प्रोबेशन वाला, वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ऑफेंडर को ये कहा जाएगा कि आपको सोसाइटी में पीस रखना है और अपना गुड बिहेवियर कंटिन्यू रखना है। इस सेक्शन में यह भी कहा गया है कि मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि ऑफेंडर को सुपरविजन की ज़रूरत है, तो कोर्ट जो है वो सुपरविजन का ऑर्डर दे सकती है फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम का, मिनिमम 1 साल का तो सुपरविजन ऑर्डर पास करना ही है इसके अगेंस्ट। ये जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ओके, मे पास अ सुपरविजन ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑफेंडर को जिन्हें छोड़ा जाए सेक्शन 4 के अंडर उनके अगेंस्ट सुपरविजन ऑर्डर पास करना ही है, अगर ज़रूरत लग रही है तो करना चाहिए। प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि उन्हें सेक्शन 4 के अंडर रिलीज नहीं किया जाएगा अनलेस वो सेटिस्फाई करते हैं कि ऑफेंडर खुद या तो उसका श्योरिटी जो है उसका एक फिक्स प्लेस है रहने का, या वो पर्टिकुलर जगह पे रोज काम करने जा रहे हैं, या तो फिर वो बॉन्ड के दौरान इस जगह पे रहेंगे। जब तक ये चीज़ फिक्स नहीं होती, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता कि ये कहाँ रह रहे या कहाँ काम करेंगे, ये तय है, तब तक उन्हें रिलीज नहीं किया जाएगा। क्यों? बिकॉज मान लीजिए कि अगर उनका
उनके रहने की प्लेस नहीं पता या उनके वर्क करने की प्लेस नहीं पता, तो हो सकता है कि वो भाग जाए। इसीलिए अनलेस कोर्ट सेटिस्फाई होती है इन चीज़ों से, तब भी उसको रिलीज किया जाएगा। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि कोर्ट जो सुपरविजन ऑर्डर कर रही है, तो उसमें वो ऑफेंडर को कह सकते हैं कि आप रिलीज होने से पहले बॉन्ड में एंटर हो जाए विथ और विदाउट श्योरिटीज, एंड आपको जो भी हम कंडीशंस दे रहे हैं उसे सेटिस्फाई करना है। इसके साथ साथ कोई एडिशनल कंडीशन भी कोर्ट लगा सकती है, जैसे कि आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे या आप कोई इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम नहीं करेंगे वगैरह। सेक्शन 3 डांट के छोड़ने की बात करता है और सेक्शन 4 बात करता है गुड कंडक्ट पे छोड़ने की। फिर हम आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपेंसेशन एंड कॉस्ट। मतलब सेक्शन 3 या 4 के अंडर आपने ऑफेंडर को रिलीज कर दिया है, तो उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जिस इंसान को उनकी वजह से कोई लॉस या इंजरी हुई है उन्हें आप कंपेंसेट कीजिए, एंड एट द सेम टाइम प्रोसीडिंग्स का जो भी कॉस्ट हुआ है वो आप दीजिए। तो कंपेंसेशन या कॉस्ट देने का ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। ये जो अमाउंट जो है कंपेंसेशन या कॉस्ट का, उसे रिकवर किया जा सकता है एज अ फाइन। मतलब अगर वो पे नहीं कर रहे तो एज अ फाइन उन्हें रिकवर किया जा सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो ऑफ द कोड। ये 1898 वाला प्रोविजन है, ये 1973 वाला है और ये BNSS का है। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया है कि मान लीजिए कोई सिविल सूट चल रहा है इसके अगेंस्ट, इसी बेसिस पे सिविल कोर्ट में, तो उसमें ये जो फाइन वाला अमाउंट है वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा इन अवॉर्डिंग डैमेजेस। अगर उन डैमेजेस अवॉर्ड कर रहे हैं सिविल सूट में, तो ये जो फाइन वाला अमाउंट है उसे भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। सेक्शन 6 पे आते हैं। सेक्शन 6 कहता है कि 21 साल से कम की उम्र का जो भी ऑफेंडर है उससे इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक्चुअली ये है, पहली चीज तो कि एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट बट नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट तो है लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो कोर्ट उसको तब तक सेंटेंस नहीं करेगी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि केस का सर्कमस्टेंसेस ऐसा है, ऑफेंस का नेचर ऐसा है या ऑफेंडर का कैरेक्टर ऐसा है कि उसे हम सेक्शन 3 या 4 के अंदर डील नहीं कर पाएंगे, और उसका रीजंस रिकॉर्ड करेगी कोर्ट राइटिंग में, तो उसके बाद ही उसे सेंटेंस किया जाएगा। वरना 21 साल से कम की उम्र के ऑफेंडर के साथ ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा। इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ये चीज डिसाइड करने के वक्त कोर्ट जो है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिपोर्ट भी कंसिडर कर सकती है, और इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग द ऑफेंडर्स कैरेक्टर, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, ये भी ध्यान में रख सकती है कोर्ट। सेक्शन 7 पे आते हैं। वो सिर्फ इतना कहता है कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिपोर्ट है ना वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। उसका जो सब्सटेंस है, मतलब रिपोर्ट क्या कह रहा है, वो आप कन्वे कर सकते हो ऑफेंडर को, और ऑफेंडर को आपको अपॉर्चुनिटी भी देना है कि इस रिपोर्ट में जो जो चीज़ें कही गई है उसके अगेंस्ट अगर आपको एविडेंस देना है तो एविडेंस दे सकते हो, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो खुद कॉन्फिडेंशियल रहेगा। फिर हम आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 बात करता है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। मतलब प्रोबेशन की जो भी कंडीशंस है अगर उसे वेरिएट करना है, चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या चेंज करना है, तो आपको बॉन्ड का वेरी द बॉन्ड बाय एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन, या फिर ऑल्टर एंड इंसर्ट कंडीशंस। मतलब जो बॉन्ड है उसका समय आपको बढ़ाना है या घटाना है, या तो फिर कंडीशंस ऑल्टर करनी है या नई कंडीशंस इंसर्ट करनी है। अब ये याद रखिएगा, बॉन्ड का जो समय है ना वो 3 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है वो अप्लाई करेगा इसके लिए। कहाँ अप्लाई करेगा, उस कोर्ट में जिस कोर्ट ने सेक्शन 4 का ऑर्डर पास किया हुआ है। क्यों ये चीज क्यों कंडीशंस वेरी करने की जरूरत पड़ सकती है, तो अगर ऐसा लग रहा है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है या तो पब्लिक के इंटरेस्ट में है उसे वेरी करना, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर अप्लाई करेगा वेरिएशन के लिए। और कब अप्लाई कर सकते हैं वेरिएशन के लिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव। जिस पीरियड के दौरान बॉन्ड चालू है उस पीरियड में कभी भी आप वेरिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि आप बिना ऑफेंडर या श्योरिटी को सुने कोई भी कंडीशन को या बॉन्ड के पीरियड को वेरिएट नहीं कर सकते। इसमें यह भी कहा गया है कि मान लीजिए श्योरिटी जो है वो मना कर देता है वेरिएशन को कंसेंट देने से, मतलब आपने जो भी कंडीशन या ड्यूरेशन वेरिएट किया हुआ है उससे वो राजी नहीं है, अपना कंसेंट नहीं दे रहा है, तो कोर्ट ऑफेंडर को कह सकती है कि आप नए बॉन्ड में एंटर हो जाए। अब अगर
ऑफेंडर मना कर देता है कि हम नए बॉन्ड में एंटर नहीं होंगे या वेरिएशन नहीं चलेगा, या वो नए बॉन्ड में एंटर नहीं हो पा रहे, फेल्स टू डू सो, तो उसे जो ओरिजिनल ऑफेंस का सेंटेंस है उसके अगेंस्ट उसे सेंटेंस किया जाएगा इफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी, ठीक है, फॉर द ऑफेंस विच ही वाज फाउंड गिल्टी। इसके साथ सबसेक्शन 3 ये कहता है कि मान लीजिए प्रोबेशनरी ऑफिसर ने जो एप्लीकेशन दिया है उसे देख के और ऑफेंडर का कंडक्ट ऐसा लग रहा है कि अब उसे सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, तो जिस कोर्ट ने सेक्शन 4 का ऑर्डर पास किया है वो कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकती है कि अब इसे सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है और उसे बॉन्ड से डिस्चार्ज कर सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफेंडर फेल्स टू ऑब्जर्व कंडीशंस। मतलब जो भी कंडीशंस है बॉन्ड की, प्रोबेशन की, अगर ऑफेंडर वो कंडीशंस नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप क्या कर सकते हो। अब इसमें ये कहा गया है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के रिपोर्ट से या तो फिर कोई भी और वजह से कोर्ट, जिस कोर्ट ने सेक्शन 4 का ऑर्डर पास किया है उसे, या तो फिर जो कोर्ट डील कर सकती थी ऐसे ऑफेंसेस को, उसके पास ऐसा रीजन है कि जो ऑफेंडर है उसने कंडीशंस ऑब्जर्व नहीं की है, तो वो कोर्ट वारंट इश्यू कर सकता है उसके अरेस्ट का, या तो फिर समन्स इश्यू कर सकता है उसको या उसके श्योरिटी को कि आप आइए हमारे सामने, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है। एक बार वो अपीयर हो जाता है तो या तो उसे आप कस्टडी में रिमांड कर दीजिए जब तक केस खत्म नहीं होता, या फिर आप उसे बेल ग्रांट कर सकते हो विथ और विदाउट श्योरिटी, और ये कह सकते हो कि जब भी हियरिंग हो आप तुम्हें कोर्ट में आना है, ठीक है। तो ये स्टेप 2 है। लास्टली अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है इन सब के बाद कि इसने कंडीशंस नहीं ऑब्जर्व की है, वो फेल हुआ है कंडीशंस ऑब्जर्व करने में, तो उसे सेंटेंस किया जाता है ओरिजिनल ऑफेंस के लिए, या फिर अगर वो पहली बार फेल हुआ है, मतलब पहली बार ये चीज़ हुई है, तो उसे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी विच इज़ नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी, लेकिन पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 3। सेक्शन 10 तो सिंपल है। सेक्शन 10 बात करता है प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज, बॉन्ड्स है उसके अगेंस्ट अपील करना है, श्योरिटीज की क्या ड्यूटीज है, ये सारी जो बातें हैं सी और बी मतलब BNSS के जो प्रोविजन है उसके रिलेटेड वो इस एक्ट पे भी अप्लाई होंगे। अब सेक्शन 11 पे आते हैं। सेक्शन 11 कहता है कोर्ट्स कंपीटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर दिस एक्ट इन अपील एंड रिविजन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिविजन। ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो कोर्ट जिसके पास पावर है कि वो ओरिजिनल जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसको ट्राई कर सकती है और सेंटेंस सुना सकती है, वो कोर्ट इस एक्ट के अंदर ऑर्डर पास कर सकती है। एट द सेम टाइम हाई कोर्ट या कोई भी एपेलेट कोर्ट भी इस एक्ट के अंदर ऑर्डर पास कर सकती है जब वो केस उनके पास अपील में आता है या रिवीजन में आता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सेक्शन 3 और 4 का जो भी ऑर्डर पास हुआ है तो उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो आप उसी कोर्ट में अपील करोगे जिस कोर्ट में आप नॉर्मली अपील करते हैं नॉर्मल केसेस में। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि एपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट जब रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर रही है तब वो सेक्शन 3 या 4 का ऑर्डर सेट असाइड कर सकती है और सेंटेंस पास कर सकती है, लेकिन वो सेंटेंस जो है वो ट्रायल कोर्ट के पास जितना पावर होता उससे ज्यादा का सेंटेंस नहीं लगा सकती। मतलब मान लीजिए ट्रायल कोर्ट जहां ये केस ओरिजिनली चल रहा था और जिसने 3 और 4 का ऑर्डर पास किया उसके पास 3 साल तक का ही पावर था पनिशमेंट देने का, तो हाई कोर्ट या एपेलेट कोर्ट जो है वो 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकती। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि 21 साल से कम का जो भी ऑफेंडर है उसे गिल्टी माना गया है और उसको सेक्शन 3 और 4 के अगेंस्ट 3 और 4 में डील नहीं किया गया एंड उसके अगेंस्ट इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर पास किया गया है, लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट या तो अपील कर नहीं सकते या तो फिर अपील की नहीं है, तो इन केसेस में जो भी एपेलेट कोर्ट है वो अपने आप या तो फिर कन्विक्टेड पर्सन के एप्लीकेशन पे या प्रोबेशनर ऑफिसर के एप्लीकेशन पे ट्रायल कोर्ट में से जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि इसके अगेंस्ट 3 और 4 में डील नहीं कर सकेंगे उस कोर्ट के पास से इस केस का रिकॉर्ड मंगवाएगी, उसे एग्जामिन करेगी और फिर ऑर्डर पास करेगी। ये बेसिकली रिवीजन का ही प्रोविजन है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 12 पे, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। हमने कहीं अगर एग्जाम्स दी हुई है तो पता होगा कि जुडिशियरी एग्जाम की फॉर्म्स में भी ये चीज़ रहती है कि क्या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेन है, क्या आपको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है। तो अगर आप के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है या आपको कन्विक्ट किया गया है, आप लीगली डिस्क्वालीफाई हो जाते हो जॉब लेने से या कोई भी और चीज़ों में से, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर देते हैं। मतलब सेक्शन 3 या 4 के अंडर ऑर्डर पास किया गया है आपके अगेंस्ट, फिर भी आप लीगली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन जिस इंसान को सेक्शन 4 के अंडर रिलीज किया गया था लेकिन उसके बाद उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस किया गया तो उस पे लीगल डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होगा। सेक्शन 13 बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर्स की। प्रोबेशनर ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, या तो कोई ऐसा इंसान जो कि रिकॉग्नाइज सोसाइटी में से बिलोंग कर रहा है। अब एक्सेप्शनल केसेस में ये भी पॉसिबल है कि कोर्ट को ये लगे कि कोई भी इंसान फिट है प्रोबेशनर ऑफिसर बनने के लिए तो उसे उस केस में प्रोबेशनरी ऑफिसर बना सकते। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ऑफेंडर रिसाइड कर रहा है उस वक्त, तो उस डिस्ट्रिक्ट के उस जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है वो किसी भी इंसान को प्रोबेशनरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है इन प्लेस ऑफ द वन नेम्ड इन सुपरविजन ऑर्डर। मतलब सुपरविजन ऑर्डर में किसी और का नाम है लेकिन जिस जुरिस्डिक्शन में ये रह रहा है ऑफेंडर उस जुरिस्डिक्शन में किसी और को भी प्रोबेशनरी ऑफिसर का दर्जा दिया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेंगे। सेक्शन 14 बात करता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो उनको तो जो भी अक्यूज्ड है उनका सर्कमस्टेंसेस देखना है, इंक्वायरी करनी है सर्कमस्टेंसेस पे, उनके सराउंडिंग्स पे इंक्वायरी करनी है विथ अ व्यू कि वो कोर्ट को असिस्ट कर सके कि इस इंसान के साथ बेस्ट मेथड कौन सा है डील करने के लिए। ठीक है, फिर सुपरवाइज करेंगे और जहाँ पे भी नेसेसरी होगा वो खुद भी एफर्ट्स डालेंगे कि जो भी जिनको प्रोबेशनर पे छोड़ा गया है उनके लिए सूटेबल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। नेक्स्ट इज कि वो जो भी ऑफेंडर है उनके अगेंस्ट कोई कंपेंसेशन या कॉस्ट का ऑर्डर पास किया गया है तो उसके लिए भी उन्हें एडवाइस या असिस्ट किया जाएगा। डी कहता है कि जिनको भी सेक्शन 4 के अंडर रिलीज किया गया है उनको असिस्ट करना प्रोबेशनरी ऑफिसर की ड्यूटी है। एंड लास्टली कोई भी ऐसी ड्यूटी जो कि प्रिस्क्राइब की गई हो। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 15 पे जो ये कहता है कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। आईपीसी में 21 था, बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 है। ठीक है, सेक्शन 16 कहता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या प्रोबेशनरी ऑफिसर या कोई भी और ऑफिसर जिसको इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया है अगर उसने गुड फेथ में कुछ किया हुआ है तो उनके अगेंस्ट कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। सेक्शन 17 हमने देख लिया, रूल मेकिंग पावर। सेक्शन 18 कहता है कि नथिंग शेल इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 रेफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट, सबसेक्शन 2 सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन स्टेट रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर और ब्रॉस्टल स्कूल। मतलब ये कहता है कि इस एक्ट का इन प्रोविजंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्टली सेक्शन 19 कहता है कि जिस स्टेट में ये एक्ट अप्लाई कर रहा है उस स्टेट में सीआरपीसी का सेक्शन 562 अप्लाई नहीं होगा और बीएनएसएस का है सेक्शन 401। बेसिकली ये सेक्शन यही कहता है कि कब किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन पे छोड़ा जाएगा। तो जहाँ पे जिस स्टेट में ये एक्ट एप्लीकेबल है उस स्टेट में वो सेक्शन सीआरपीसी का ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता है। ए में दिया है कोड, बी में दिया है प्रोबेशनरी ऑफिसर, सी में दिया है प्रिस्क्राइब्ड और डी में दिया है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। ओके, सेक्शन 3 कहता है कि डांट के, स्पेलिंग अगर गलत है तो देख लीजिएगा, डांट के वार्निंग देके कब उसे छोड़ा जाएगा, जब थेफ्ट या जो भी चीटिंग वगैरह जो भी प्रोविजंस है उसके अंडर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या तो जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा की नहीं है या फिर सिर्फ फाइन है या फिर दोनों है, तो इन केसेस में उसे छोड़ा जाएगा लेकिन उसके अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 4 बात करता है कि कब उसे गुड कंडक्ट के लिए छोड़ा जाएगा। तो जब उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ओके, तब जाके फिर सर्कमस्टेंसेस वगैरह सब देख के उसे गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा सकेगा और उसके अगेंस्ट सुपरविजन ऑर्डर भी पास हो सकता है। सेक्शन 5 कहता है कि जिनको भी सेक्शन 3 या 4 में छोड़ा गया है उनके अगेंस्ट कंपेंसेशन का या कॉस्ट का ऑर्डर भी किया जा सकता है। ये बात करता है सेक्शन 5। फिर हम आते हैं सेक्शन 6 पे। ये बात करता है कि 21 साल से कम का कोई भी इंसान है उसको आप इम्प्रिजन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप 21 साल से कम के इंसान के साथ सेक्शन 3 या 4 में डील नहीं कर सकते और आपको उसे सज़ा देनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तब रीजंस रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में। फिर आते हैं सेक्शन 7 पे जो कहता है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो भी रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है कि अगर कंडीशंस में कुछ वेरी करना है तो कब, कहाँ, कैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर के एप्लीकेशन पे होगा,
किस कोर्ट में, जिस कोर्ट ने सेक्शन 4 का ऑर्डर पास किया है उस कोर्ट में। कब होगा, जब जब लग रहा हो कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है या तो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, और जब तक बॉन्ड का पीरियड कंटिन्यू रहता है उस दौरान आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो बॉन्ड के पीरियड को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा का बढ़ावा नहीं हो सकता, या तो फिर किसी कंडीशन को इंसर्ट करने के लिए या ऑल्टर करने के लिए, ठीक है। लेकिन बिना ऑफेंडर को या श्योरिटी को सुने आप ये कंडीशंस को वेरी नहीं कर सकते। और मान लीजिए श्योरिटी मना कर रहा है कंसेंट देने से इस वेरिएशन को, तो कोर्ट कहेगी ऑफेंडर को कि आप नया बॉन्ड लेके आओ, और अगर वो ऑफेंडर नया बॉन्ड नहीं लेके आता तो उसे ओरिजिनल ऑफेंस का जो भी सेंटेंस है वो दे देगी, ठीक है। फिर सेक्शन 9 कहता है कि अगर ऐसा लग रहा है कि उसने फेल किया है कोई कंडीशंस ऑब्जर्व करने से, तो प्रोसीजर क्या रहेगी वो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। सबसे पहले तो स्टेप 1 में उसके अगेंस्ट वारंट या समन्स इश्यू होगा, ओके, कि आप अपीयर हो जाए। फिर स्टेप 2 में वो अपीयर हो जाता है, उसके बाद या तो उसको रिमांड करेंगे कस्टडी में जब तक कि कंक्लूड ना हो ट्रायल, या तो फिर उसको बेल पे छोड़ेंगे और कहेंगे कि आप जब जब डेट है तब पेश होइएगा। और लास्टली अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है कि इसने कंडीशंस को ऑब्जर्व नहीं किया है, उसको या तो ओरिजिनल सेंटेंस जो है ऑफेंस का वो पनिशमेंट सुनाई जाएगी, या तो फिर अगर पहली बार है, उसने पहली बार ऐसा किया हुआ है, तो उससे पेनल्टी देनी है, वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं हो सकती, एंड बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा। फिर हम आते हैं सेक्शन 10 पे, जो कहता है कि जो भी BNSS का श्योरिटीज़ को लेके प्रोविज़न है वो इस पे भी अप्लाई होगा। सेक्शन 11 कहता है कि अपील और रिविज़न कब होती है और उसमें क्या क्या पावर्स रहती है, जैसे कि जो ट्रायल कोर्ट नॉर्मली ये ऑफेंस ट्राई कर सकती है और सेंटेंस सुना सकती है, वो ही कोर्ट इस एक्ट के सेक्शन 3 और 4 का ऑर्डर भी पास कर सकती है। एट द सेम टाइम अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो इस ऑर्डर को सेट असाइड करके सेंटेंस सुना सकती है, लेकिन वो ट्रायल कोर्ट के पास जो पावर है सेंटेंस सुनाने का, उससे ज़्यादा का सेंटेंस नहीं सुना सकती। ये भी कहा गया है कि कहाँ एग्जैक्टली सेक्शन 3 और 4 का अपील जाएगा, तो उस कोर्ट में अपील जाएगा, उस अपीलेट कोर्ट में अपील जाएगा जिस कोर्ट में नॉर्मली ऑफेंस का अपील, उस ऑफेंस का अपील जिस कोर्ट में जाता उसी कोर्ट में 3 और 4 का भी अपील जाएगा। ये सारी बात करता है सेक्शन 11। ये रिवीजन की भी बात करता है, जो हमने यहाँ देखा कि 21 साल से कम का कोई इंसान है उसको सेक्शन 3 या 4 में डील नहीं किया जा सकता और उसको इम्प्रिजनमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपीलेट कोर्ट है वो रिकॉर्ड मंगवाएगी ट्रायल कोर्ट के पास से, जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया हुआ है, और खुद एग्जामिन करके कुछ ऑर्डर पास कर सकती है। फिर हम आते हैं सेक्शन 12 पे, जो बात करता है कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अगर 3 या 4 के अंडर आपके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है तो आपको लीगली डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। सेक्शन 13 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है, या जिस सोसाइटी को स्टेट गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है उसका कोई इंसान को प्रोबेशनरी ऑफिसर माना जाएगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर किसके अंडर है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर, ठीक है। तो उसकी ड्यूटीज दी है सेक्शन 14 में, और वो पब्लिक सर्वेंट है, ये बोला है सेक्शन 15 में। फिर हम आते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन गुड फेथ, ठीक है, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या प्रोबेशनरी ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर इस एक्ट के अंदर जिसे अपॉइंट किया गया है वो गुड फेथ में अगर कोई एक्शन ले रहा है तो उनके अगेंस्ट आप लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, ओके। सेक्शन 17 रूल मेकिंग पावर की बात करता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। सेक्शन 18 बात करता है सेविंग्स की, कि जो रिफॉर्मेटिव स्कूल्स एक्ट का सेक्शन 31 है, जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है, और ब्रॉस्टल स्कूल्स एंड जुवेनाइल के जो भी लॉज है उस पे इस एक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड लास्टली सेक्शन 19 ये कहता है कि BNSS का सेक्शन 401 जो सेक्शन है वो वहाँ उस स्टेट में अप्लाई नहीं होगा जिस स्टेट में ये एक्ट अप्लाई होता है। और लास्टली हम ये जान लेते हैं, इसका एनेक्टमेंट डेट है 16 मई 1958। एनफोर्समेंट डेट हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है। एक्ट नंबर है 20 ऑफ 1958 और सेक्शंस है 19, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा होगा।
अगर इस फैक्ट को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।